गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जैक्सन पे। दोस्तों, जो लोग आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके लिए ये वीडियो रामबाण के समान है। यहां आपको चैप्टर वाइज सारे सवाल दिए गए हैं जो UIDAI से लिए गए हैं। ये हमारा तीसरा सेट है। ये चैप्टर 2 का दूसरा सेट है। ये चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रार, दाखिल एजेंसियाँ और नामांकन स्टाफ, इसलिए इसमें 3 वीडियो बने हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने इस सेट के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसी रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। पहला है क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। दूसरा है अपनी वेबसाइट पर आधार नामांकन और अद्यतन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करें। तीसरा है आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। तीसरा है परिसर को कब्जे न लेने के मामले में आवश्यक है UIDAI की अनुचित अनुगति दें। तो इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्न में से किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं। पहला है यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं। दूसरा है यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है यदि निवासी पते के प्रमाण पत्र के रूप में बिजली का बिल जमा करता है। चौथा है दोनों, एक और दो, दोनों। तो हमारा आंसर होगा चौथा, दोनों, एक और दो। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। POI के लिए निवासी का नाम डैक्स एक दस्तावेज की आवश्यकता है। पहला है मोबाइल नंबर, दूसरा है घर का पता, तीसरा है ईमेल पता, चौथा है फ़ोटो। तो हमारा आंसर होगा इसमें दोस्तों फ़ोटो, 4। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि POA में चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे। पहला है चंद्र प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करें। दूसरा है चंद्रशेखर के रूप में नाम दर्ज करें। तीसरा है चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करें। चौथा है आवेदन को अस्वीकार करें। तो हमारा होगा आंसर 4, आवेदन को अस्वीकार करते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 5वें नंबर पे दोस्तों। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेज प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे। पहला है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दे दिया हुआ नाम दर्ज करेंगे। दूसरा है निवासी का पूरा नाम दर्ज करें। तीसरा है निवासी द्वारा सुझाए गए नाम को दर्ज करें। चौथा है POA दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। तो हमारा आंसर होगा चौथा, POA दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। चलते हम अपने छठे क्वेश्चन पे दोस्तों। ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए। पहला है अपनी पढ़ाई को पूरा करें और अपने कार्यालय के दौरान किसी अन्य शिक्षा से संबंधित गतिविधि में संलग्न न रहें। दूसरा है प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। तीसरा है और जावा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित हो। चौथा है दिए गए सभी। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा, प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे दोस्तों। पर्यवेक्षक एक सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए नहीं कहते हैं। पहला है सही, दूसरा है गलत। तो हमारा आंसर इसमें दूसरा होगा गलत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उपक्रम बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में डैक्स के रैंक से नीचे हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। पहला है ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, तीसरा है ग्रुप सी, चौथा है प्रबंधक। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें तीसरा, ग्रुप सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता है। पहला है वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। दूसरा है शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी। तीसरा है बच्चों के मामले में पति से संबंधित सूचना। चौथा है बच्चों के मामले में माता पिता से संबंधित सूचना। तो इसमें हमारा आंसर पहला होगा, वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। पहला है
POR दस्तावेज स्थापित करें। दूसरा है परिवार के सदस्यों का हस्ताक्षर। तीसरा है DNA रिपोर्ट के लिए कहें। चौथा है परिवार के पड़ोसियों के साथ सत्यापित करें। तो इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों 10 का पहला, POR दस्तावेज स्थापित करें। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अध्ययन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण स्थापित करना अनिवार्य है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर होगा दूसरा गलत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों से विभिन्न का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा गलत। चलते आगे। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा गलत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा गलत। चलते आगे की ओर दोस्तों। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके या उसके आधार पत्र के निर्मित सत्यापित किया जाना चाहिए। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा इसमें आंसर होगा दोस्तों पहला सही। चलते आगे की ओर 17 नंबर पे। आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें होगा आंसर दूसरा गलत। चलते आगे की ओर दोस्तों। निम्न में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? पहला है पंजीयक के कर्मचारी, दूसरा है परिवार का मुखिया, तीसरा है कोई भारतीय नागरिक, चौथा है एक किसान। तो हमारा होगा इसमें आंसर पहला, पंजीयक के कर्मचारी। चलते आगे की ओर दोस्तों 19वां क्वेश्चन पे। नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्राप्त करना आवश्यक है। पहला है सही, दूसरा गलत। तो हमारा आंसर होगा पहला सही। चलते आगे की ओर दोस्तों 20वां क्वेश्चन पे। लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर पहला होगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों 21 नंबर। ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर आने वाला अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीयन प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर इसमें होगा आंसर दूसरा गलत। चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर दोस्तों। जब एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में GPS निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर होगा पहला सही। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज कराने के लिए सही रास्ता है? पहला है BR शर्मा, दूसरा है B राहुल शर्मा, तीसरा है बख्तियार राहुल शर्मा, चौथा है BRS। तो इसमें हमारा आंसर होगा तीसरा, बख्तियार राहुल शर्मा। चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन 24 पे दोस्तों। सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के नामांकन के लिए संपर्क किया। आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रपत्र POI के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैं सुकुमार राजपाल है, जबकि बिजली का बिल की POA के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैं राजू कुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए? पहला है RS पाल, दूसरा है राजू कुमार पाल, तीसरा है सुकुमार राजपाल, चौथा है निवासियों द्वारा घोषित। तो हमारा आंसर होगा 4, निवासियों द्वारा घोषित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों 25 नंबर। निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि अपना दिन शुरू करने से पहले? पहला ए है, ए निश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय है। B GPS को ऑर्डिनेंस कैप्चर करें। C क्षेत्र के सभी निवासियों को SMS भेजें। D सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार हैं। इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों ABC, दूसरा है AC, तीसरा है CD, चौथा है ABD। तो हमारा आंसर होगा 4, ABD। चलते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पे।
प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। पहला है सुविधा शुल्क, दूसरा है रजिस्ट्रार शुल्क, तीसरा है पर्यवेक्षक शुल्क, चौथा है परिचयकर्ता शुल्क। तो इसमें आंसर हमारा होगा पहला, सुविधा शुल्क। चलते हैं आगे की ओर 27 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित ऑपरेटर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहला है अद्यतन क्लाइंट लाइट, दूसरा है ECMP, तीसरा है CELP, चौथा है दिए गए में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें पहला हो गया, अद्यतन क्लाइंट लाइट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे 28 पे। प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार डैक्स आयु और डैक्स आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों के बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। पहला है 2 साल 12 साल, दूसरा है 5 साल 15 साल, तीसरा है 10 साल 18 साल, चौथा है 4 साल 16 साल। तो हमारा आंसर होगा दूसरा, 2 साल और 15 साल। चलते हैं अपने अगले 29 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? पहला है नामांकन या अधिकतम प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, दूसरा है समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, तीसरा है सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें, चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा आंसर इसमें होगा 4, दिए गए सभी विकल्प। चलते हैं अगले लास्ट वाले क्वेश्चन 30 पे दोस्तों। एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? पहला है केवल नामांकन या अद्यतन प्रपत्र की जांच करना, दूसरा है केवल नामांकन या अद्यतन करना। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा, केवल नामांकन या अद्यतन करना। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये भी सेट खत्म हो गया। धन्यवाद।